आपको क्या लगता था कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करना प्री प्लान? उसमें एक पत्थर जाके किसी ने फेंका, पत्थर वो अटैचा पे के ऊपर, अच्छा। चारों तरफ से आवाज आने लगी। दूसरा पत्थर है, तीसरा पत्थर है, 300-400 ऐसे कूद के अंदर चले गए। बाथरूम की बारी थी, उसका बाथरूम था रूम में, तो मैंने बारी में से बाहर जाके देखा तो सब लोग चढ़ गए थे ऊपर। तो पत्रकार तो देखते ही पिटते थे, जाने ही नहीं देते बाहर लोग। तो क्या कभी आपकी दाऊद के साथ बात करने का मौका मिला? इसके अलावा किसी के पास दाऊद का फोटोग्राफ ही नहीं है। 92 के ब्लास्ट करवाए उसने, फिर तो वो इंटरनेशनल रडार पे आ गया ना सबके। फिर तो ये वाज डिक्लेयर्ड टेररिस्ट। फिर भी कभी कभी इन लोगों से बात होती है। आपने मोदी साहब की शादी हो चुकी है, वो पूरे गुजरात को बहुत साल पहले पता कर दिया था। मोदी साहब की काफी बदनामी भी हुई। सर, आपने अमिताभ बच्चन, उनका भी कोई एक स्कूप निकाला था, वो भी कुछ रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे थे। गुजरात के एक मुख्यमंत्री की दूसरी शादी को भी स्कूप कर दिया था। सामने होती है तो क्या हम क्या बात भी करें। और फारूक मुंशी ऐसा था कि किसी को भी मार सकता था। CR पटेल को भी डर तो हो, बॉर्डर क्रॉस कर दिया हमने, पाकिस्तान बोलते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर। थोड़े आगे गए तो हमारी स्कूटर बंद हो गई, तो सब दौड़े हमारे पीछे, हथियार लगे। विक्रम भाई, आपका स्वागत है सुरतीस के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू, माय प्लेजर। सर, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा, आपका इतना अच्छा सेटअप देखा। पहली बार मैं तो आया, लेकिन आपने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच सर। सर, मुझे थोड़ा जानना ये था कि अभी एक अलग सी दुनिया हो गई थी, अभी अलग से एक दुनिया हो गई है कि पहले आप जो भी कुछ रिपोर्ट करते थे वो एक पेन एंड पेपर पे रहता था, वो दूसरे दिन पेपर में आता था। आज ये नया फॉर्मेट, नया नया ज़माना कैसा लग रहा है ये देख के कि इस तरीके से भी आप आपकी जो भी वर्क है उसको शोकेस कर सकते हैं? मुझे आई थिंक दो ओपिनियन है मुझे इसके बारे में। एक ओपिनियन तो ये नेचुरली एडवांस टेक्नोलॉजी से काफ़ी काम अपना जो पहले डिफ़िकल्ट था वो काफ़ी इजी हो गया है। देखिए, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। कितना हार्ड वर्क करता था, टेक्नोलॉजी नहीं थी वो टाइम, तो इंटरनेट भी नहीं था। फैक्स भी काफ़ी बाद में आया, जब हम लोग मैंने ज्वाइन किया था 86 में, जर्नलिज्म में आया। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं पोरबंदर जा रहा था इलेक्शन कवर करने के लिए, तो नाइट की बस में हम निकले थे बम्बई से। और मैं जब राजकोट पहुंचा तो राजकोट में एक मॉर्निंग इवनिंग पेपर है अकीला करके, उसका मॉर्निंग एक्स्ट्रा एडिशन निकाल कर एक लड़का बेच रहा था बस स्टैंड पे। तो मैंने देखा कि ये सुबह का क्यों है, कुछ मेजर कुछ इवेंट कुछ बना बना होगा। तो बस मैंने उसके खरीद के पढ़ा तो मिनिस्टर के मर्डर हो गया था, वो हेल्थ मिनिस्टर वो टाइम। तो फिर मैंने सोचा अभी ये तो बहुत बड़ी बात है, तो अभी रिपोर्टिंग पोरबंदर तो इलेक्शन 2 दिन के बाद है, तो बाद में करेंगे। तो हम लोग उतर गए, मैं और मेरे फोटोग्राफर। जो मर्डर हुआ था वो 40 किलोमीटर अवे था राजकोट से, छोटा सा गांव था। उधर चले गए, वल्लभ भाई था मिनिस्टर का, वल्लभ भाई पटेल। तो उसमें क्या था, दरबार और पटेल की जो चलती थी दुश्मनावट, उसके कारण उसको मार दिया था। फिर हमने पूरा दिन इंटरव्यू किया, उसकी फैमिली को मिले, मिनिस्टर की, सब किया। अभी क्या करेगी, फोटोग्राफ्स कैसे भेजे? फोटोग्राफ रोल तो था, लेकिन कोई भेजने का तरीका नहीं था। फ्लाइट भी नहीं थी वो दिन तो, और हमारी डेडलाइन वो तो क्लोज हो रही थी। कवर प्रिंट करने के लिए दूसरी जगह जाने का, ब्लैक एंड वाइट अलग है, वो टेक्नोलॉजी पुरानी थी मुंबई। तो फिर मेरे फोटोग्राफर को बोला तू अभी ट्रेन में जा, विदाउट रिजर्वेशन। वो खड़े खड़े राजकोट से मुंबई खाली रोल देने के लिए जाना पड़ा उसको। अभी देखिए, आज हम इधर निकालते हैं 2 सेकंड में, किधर किधर भी दुनिया में किधर भी पहुंचा सकते हैं। तो ये एडवांटेज तो बहुत है ये टेक्नोलॉजी का। एडिट डिलीट भी हो सकता है। हाँ, और म्यूजिक लेजर खाली में प्रिंट मीडिया का ये है कि जो लिखने में मजा आती थी ना, जो फ्लो हमारा है। तो अभी देखिए, मैं ऐसे किसी के क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन आजकल के जर्नलिस्ट को क्या है, लिखने की आदत ही नहीं है। उसका आप 6 पेज लिखना बोलेंगे तो विदाउट ग्रामेटिकल एरर या लैंग्वेज की कुछ अच्छी लैंग्वेज फ्लो में करना है, वो जो पुरानी लोग जो लिखते थे, आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन प्रिंट मीडिया में मैं ऐसा मानता हूँ 2 साल का कम से कम कोई भी जर्नलिस्ट को काम करना चाहिए, एज अ बेस बना के। फिर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाओ, डिजिटल में जाओ, क्योंकि प्रिंट मीडिया एज अ बेस है। जैसे जब मकान बनाता है तब उसका फ्लोरिंग करते हैं, इस तरह। सर, तो कैसा लगता है, आप इसको क्या एक ब्लेसिंग मानते हो या फिर नहीं, वो प्रिंट मीडिया वाला सही? नहीं नहीं, ब्लेसिंग ही है वो सही था, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन प्रिंट मीडिया का एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट को लेना चाहिए। बाकी सबके लिए तो, लेमेन के लिए तो यही ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि वो अभी मैं आपको बताऊँ सच्ची बात, लोग यंग जनरेशन न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है।
सब मोबाइल पे डिजिटल मीडिया। और मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के ओनर्स हैं ना, सब मेरे दोस्त हैं। वो भी ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि हमारा पेपर अभी 10 साल के बाद कोई पढ़ने वाला नहीं है। सब न तो कोई ये टीवी चैनल न्यूज़ भी देखने वाला है, डिजिटल मीडिया का ही ज़माना है। तो अभी देखिए, मैं भी डिजिटल में आया, अभी इतने लेट आया लेकिन अभी आया। तो अल्टीमेटली सबको आना पड़ेगा एक बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने बहुत रिसर्च किया आपके बारे में। सबसे पहले जब भी मैं कुछ सर्च करता हूँ विक्रम भाई वकील, तो मेरे मेरे सोर्सेज से भी और गूगल से भी मुझे यही मिलता है। बात आती है बाबरी ध्वंस की। मैंने पता चला कि आप एक एकलौते गुजरात के एक ऐसे रिपोर्टर है जिन्होंने ये जो बाबरी ध्वंस हुआ था, वो आपने कवर किया था। मुझे इसके बारे में डिटेल में जानना है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और वहाँ पर क्या माहौल था। जी। केवल पे ऐसा था कि वो आई थिंक दिसंबर 6 का जो हुआ, उससे हम लोग ने ऐसे तो तब तो पता नहीं था कि डिमोलिश होने वाला है, ये जाचा मस्जिद जो बोले उसको, वो गिर जाएगी। हम तो कवर करने के लिए निकले थे कार सेवा। पहले तो आइडिया वही था कार सेवा का। तो मेरा फोटोग्राफर और मैं ये तो बड़ौदा गए, बड़ौदा से वो ट्रेन पकड़ी, साबरमती एक्सप्रेस। तो इस हमारी रिजर्वेशन थी, फिर भी हम बैठ नहीं पाए हमारी जगह, क्योंकि इतने लोग थे। यानी छत पे चढ़ गए थे, डिब्बे के अंदर, टॉयलेट बाथरूम में। हम एक स्टेज तो ऐसा है कि कई लोगों तो बॉटल में पेशाब करके फेंकना पड़ा, क्योंकि उधर बाथरूम में जा ही नहीं सकते थे। स्टेशन पे भी उतरेंगे तो बाद में चढ़ नहीं सकते थे, ऐसी हालत थी। फिर ऐसे हम झांसी पहुंचे, ट्रेन हमारी झांसी पहुंची जब आई थिंक 24-25 घंटे के बाद। तो झांसी में सब अनाउंसमेंट होने लगा कि भाई सब कार सेवकों को वापस जाना है, अभी इधर आगे नहीं जा सकेंगे, क्योंकि इधर इतने ज़्यादा हो गए हैं इकट्ठा कि मैनेजमेंट में अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मैनेज करने में। तो सूरत से और बड़ौदा से, दूसरी जगह से जो कार सेवक आए थे यूपी के बीच से, तो वो बोले हम तो वापस नहीं जाएंगे, इधर तक आए तो हम तो जाएंगे अयोध्या। ये माहौल में हमको लखनऊ में थोड़ा रिपोर्ट नहीं करना था, तो हम लोग लखनऊ उतर गए। लखनऊ से दूसरे दिन सुबह हमने होटल से छोड़ के टैक्सी करने की ट्राई की, तो कोई टैक्सी वाला आने के लिए तैयार नहीं था अयोध्या। क्योंकि उसमें क्या हुआ था, अगले वाली सरकार में मुलायम सिंह यादव जब सीएम थे, तब इतना हल्ला हो गया था उधर, जो कार सेवा करने के लिए गए थे सबको पीटा था, पुलिस फायरिंग में काफ़ी कार सेवक मारे गए थे। तो ये सब डरते थे। तो मैंने उसको ये समझा कि देखो, अभी तो कल्याण सिंह बीजेपी की गवर्नमेंट है, और अभी ये कुछ होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट बीजेपी के तो कुछ सब सपोर्ट ही करेंगे। तो आप एक टैक्सी वाला डबल प्राइस पे तैयार हुआ, हमारे साथ आया। हम फैज़ाबाद जैसे पहुँचे, तो इधर तो यानी हज़ारों की संख्या में लोग जा रहे थे। फैज़ाबाद से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हाँ, तो अल्टीमेटली तो हमें जाना था अयोध्या। फिर सबका रिपोर्टिंग करके गुजरात से जो आए थे संत लोग आए थे, उसका सबका हमारा इंटरव्यू किया। फिर गए हम सुबह, मेरे ख्याल से 9-9:30 बजे पहुँचे हम, जो कार सेवा मस्जिद थी तब तो, पर मस्जिद ढांचा था, तो उसके पूरा कॉर्डन कर लिया था। आसपास से नज़दीक में कोई जा नहीं सकता था। एक एक तरफ आई थिंक जो जर्नलिस्ट लोगों के लिए, मीडिया के लिए बनाया था, वो भी खड़ा नहीं लगा था कुछ, कितनी इतना सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो देश भर से 100 से करीब ज़्यादा पत्रकार आए थे, फोटोग्राफर आए, विदेश से भी आए थे, बीबीसी से आए थे। वो टाइम तो न्यूज़ चैनल प्राइवेट थी नहीं, तो बीबीसी के लिए जर्मन टीवी से आए थे थोड़े लोग। फिर आई थिंक मैं और मेरा फोटोग्राफर दिलीप ठाकर था, तो हम लोगों ने, उन्होंने थोड़ा फोटोग्राफ लेना शुरू किया, मैं थोड़ा इधर बात करने लगे शुरू किया, जो आए थे बाहर से कार सेवक। वो उसमें एक पत्थर जाके किसी ने फेंका, पत्थर वो बस ढांचा पे के ऊपर, उसके गुंबज पे पत्थर लगा, तो चारी तरफ से आवाज़ आने लगी, लोग थोड़ा एक्साइट हो गए। फिर दूसरा पत्थर आया, तीसरा पत्थर आया, और फिर आई थिंक जो आंध्र प्रदेश से आए थे ना, वो येलो जैसे स्कार्फ जैसा पहना था उन लोगों ने, पट्टी पर बांधी थी, तो वो सब 100-300-400 ऐसे कूद के अंदर चले गए। और फिर जितना साधु थे वो भी अंदर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे वो ऑर्डर में रखे गए थे सिक्योरिटी के लिए, वो उन लोग जाने से रोकते थे। जो अंदर जाते थे उसको उठा के बाहर फेंकते थे फिर। लेकिन इतना सारा आई थिंक 4 लाख से ज़्यादा लोग थे कार सेवक, तो इतना कंट्रोल कर पाना इसी नहीं था। फिर क्या हुआ, टारगेट किया गया मीडिया को सबसे पहले। कई इसमें तो थोड़े कार सेवक घूमे और मीडिया वालों को पीटना शुरू कर दिया। मीडिया वालों को इसमें क्या किया था, उनको भी मीडिया वाला का भी थोड़ा फॉल्ट है, मैं फ्रेंकली बताऊं। उधर के लोकल न्यूज़पेपर्स में 3-4 दिन से ऐसा रहा था कि कार सेवक जो आए हैं पहले से, वो भूखे मर रहे हैं, किसी के पास खाना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही उम्दा व्यवस्था की सिस्टम ने खाने पीने की उधर। तो ये एक तो गुस्सा बहुत था मीडिया के ऊपर। वो टाइम क्या हुआ, मेरा फोटोग्राफर थोड़ा दूर, मैंने बोला कि दिलीप तो नज़दीक में रहना, कि हम लोग
साथ में ही रह सके, क्योंकि एक बार इतने लोग में अलग हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वापस हमें रिपोर्टिंग करके बम्बई जाना था। तो फिर दिलीप इतना वो तो वो हो गया, कैओस हो गया कि दिलीप अलग हो गया, मैं अलग हो गया, मैं भी भागा क्योंकि सब लोग हमारे पीछे भी भागे। तो मैं भाग के एक धर्मशाला थी उसके अंदर छुप गया, उसका सेकंड फ्लोर पे चला गया। तो एक 2-3 अच्छे लोग थे, बोला कि एक कमरे में आ जाइए। तो हम लोग 7-8 पत्रकार थे, तो कमरे में चले गए। कमरे में चले गए, उन्होंने बाहर से बंद कर दिया हमारी सेफ्टी के लिए। बाहर तो एकदम आवाज़ आ रही थी। फिर एक बाथरूम की बारी थी, उसका बाथरूम था रूम में, तो मैंने बारी में से बाहर जाके देखा तो सब लोग चढ़ गए थे ऊपर, वो तोड़ना शुरू कर दिया था। जो रेलिंग में जो आयरन रोड रखे थे वो लेके सब चढ़ गए थे उसके ऊपर। फिर मैंने भी ऐसे दिलीप को ढूंढना कैसे, ऐसे 1 घंटा निकल गया। फिर मैं बाहर निकला तो गुजरात समाचार के अहमदाबाद के फोटोग्राफर जवेरीलाल मेहता थे, बहुत वेल नोन, अभी तो वो हयात नहीं है लेकिन नेशनल लेवल के फोटोग्राफर थे। वो हमेशा एक हेड पहन के रखते थे उसकी। तो दूर से मैंने देखा जवेरीलाल ही है, लेकिन हेड नहीं थी उसके माथे पे। फिर उसके पीछे 5-6 लोग भाग के आ रहे थे उसको पकड़ने के लिए, वो आगे दौड़ रहे थे। फिर मैंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग होकर मैंने बोला जवेरीलाल भाई इधर आ जाइए। फिर उन लोगों को मैंने थोड़ा दम डाल दी थी, मैं तो ऐसे क्यों, आप क्या चाहिए आपको उससे। तो बोला कि रोल है ना फोटोग्राफ को, उसका कैमरा में रोल दे रहे हम उसको, नहीं तो हम कैमरा भी ले लेंगे, सब तोड़ डालेंगे। फिर मैंने जवेरीलाल मेहता को बोला कि देखिए आप, हाँ ऐसा सब कुछ चला जाएगा, दूसरे फोटोग्राफ हम ले लेंगे, आप रोल दे दीजिए उनको। फिर निकाल के रोल दे दी तो वो थोड़ा गुस्सा उनका शांत हो गया, फिर चले गए उधर से। फिर मैं और जवेरीलाल ने बोला आप अब तक इधर मत जाने, मेरे साथ ही रहिए आप, हम खुद निकालते क्या होता है देखते हैं। फिर ऐसे मान लीजिए कि 2-3 बज गए, फिर हम नीचे उतरे तो सब इधर खाने पीने की अच्छी हम लोगों ने अरेंजमेंट की रखी थी। तो खाने पीने का तो मूड था नहीं कोई, पूरा सब जर्नलिस्ट रो रही थी, जो लेडी जर्नलिस्ट आई थी दिल्ली से, कैसे जाएंगे अभी, उसका फैमिली वाले वो टेंशन करेंगे। वो टाइम तो मोबाइल तो था नहीं, STD PCO भी नहीं था नज़दीक में कोई। और जो इंजर्ड थे ना वो सबको नियर बाय हॉस्पिटल अयोध्या की और फैजाबाद में सब ले जा रहे थे, वो एडमिट कर रहे थे वो जीप में। तो हम तो पहले दिलीप को ढूंढने के लिए पहले तो हमने सब मंदिर में ढूंढे, क्योंकि कई लोग मंदिर में छुप गए थे, उधर भी नहीं मिला। फिर अयोध्या की 1 या 2 हॉस्पिटल थी छोटी मोटी, उसमें गए। काफ़ी पत्रकार मतलब इंजर्ड थे, कार से वो भी इंजर्ड थे, क्योंकि ऊपर चढ़ने जाते थे तो फिर वापस नीचे स्लिप होकर नीचे गिर जाते थे। तो फिर दिलीप उधर भी नहीं मिला, ऐसे 5 बज गए। फिर मैंने सोचा अभी तो फैज़ाबाद में ही उसको ढूंढना पड़ेगा। तो मैं, हमारा वो टैक्सी वाला, हमारे बैग उसमें थी, तो पहले टैक्सी वाला को ढूंढा, वो एकदम डर गया था, बोला कि आप पैसा मत दो लेकिन मुझे जाने दो लखनऊ। मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, तुम निकल, पैसे ले लें। फिर हमारा सामान मैंने निकाल लिया। तो तब तो दंगे शुरू हो गए थे सब, ये बात पूरे यूपी में और लखनऊ में, सभी जगह और पूरे देश में हो गए थे, लेकिन हमको तो न्यूज़ उधर नियर बाय की ही मिलती थी। फिर हम लोग फैज़ाबाद जा रहे हैं तो कई भाजपा के हमारे दोस्त थे, बीजेपी के, जो बिमल शाह बाद में तो मिनिस्टर बने, वो टाइम आई थिंक वो कॉरपोरेटर थे। कमलेश पटेल था, वो MLA थे तब। तो वो गाड़ी में जा रहे हैं तो मुझे और जवेरीलाल को देखा तो बोला कि गाड़ी में बैठ जाइए आप। फिर हम, हमारे साथ, हमारे पीछे क्या, ना तो उसकी तिलक थी ना कोई स्कार्फ था, ऐसा कि आराम से कोई पहचान ले पत्रकार तो देखते ही पिटते थे, जाने ही नहीं देते बाहर लोग। तो फिर हम लोग, उन लोगों ने जो उनके पास गुलाल जैसा था वैसा लगा दिया मुंह पे। फिर हम निकल गए, जय श्री राम का नारा लगाया साथ में, तो किसी को शक नहीं हुआ। फिर हम निकल गए, फैज़ाबाद पहुँचे। फिर रात को टेंशन में बहुत बैठे थे, अभी दिलीप को उधर भी सब अस्पताल में ढूंढे हमने, मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर पूरे दिन चले हम, लेकिन उधर भी पता नहीं था। उसमें क्या था, दिलीप की वाइफ प्रेग्नेंट थी वो टाइम, और मुझे पता था, तो मेरी टेंशन इसलिए ज़्यादा डबल हो गई कि उसकी वाइफ को मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि हम लोग साथ में ही निकले थे। तो फिर हम लोग, मैं निराश होकर बैठा था होटल के रूम में। इतने में 4-5 दिखने में जर्नलिस्ट ख्याल आ ही जाते हैं उनके ड्रेस से और इससे, तो निकले ऐसे ऊपर जा रहे थे, बैग से उनके। तो मैं बाहर गया रूम के, मैंने बोला आप जर्नलिस्ट है? बोला हाँ। तो आप किधर, अभी आए अयोध्या से? तो बोला हमें। तो कैसे निकले आप? क्योंकि हम लोग एम्बुलेंस में निकले, एम्बुलेंस में बिठा के पुलिस हमको लेके आई। तो मैंने कहा आपके साथ और कोई आया? तो बोला कि हाँ थोड़ा जर्नलिस्ट और है, और 2 किलोमीटर दूर एक दूसरी होटल में गए हैं। फिर मैंने बोला ग्रीन जैकेट पहना हुआ लड़का, स्पेक्स है उसका, बैग का कैमरा बैग वाला था कि वो फोटोग्राफर था ऐसा, तो हमारे साथ मुझे लगा कि दिलीप ही होगा। फिर मैं दौड़ के गया 2 किलोमीटर, तो दिलीप उधर खड़ा था। फिर हम दोनों के आंख में आंसू आ गए, क्योंकि इतना डिफिकल्ट सिचुएशन था। फिर उधर से कैसे हम वापस बम्बई सूरत पहुंचे, वो भी बहुत अलग स्टोरी है, क्योंकि चारों ओर कर्फ्यू हो गया था, ट्रेन में बैठने की भी जगह नहीं थी। तो फैज़ाबाद से हमने जो ट्रेन
पकड़ने जाते थे, हम चढ़ नहीं पाते थे। फिर हम लोग गए वो स्टेशन मास्टर के पास, उनको रिक्वेस्ट किया कि अब जो ट्रेन आने वाली हो ना, तो आप उसका अनाउंस मत करना कौन से प्लेटफॉर्म पे है, कि आप इतनी इतनी हेल्प करिए, हम जर्नलिस्ट हैं, हम कार सेवक नहीं है। तो वो अच्छा आदमी था, बोला कि ठीक है, अभी देखो 2 नंबर पे आएगी, आप हम अब किसी को अनाउंस नहीं कर रहे, लास्ट मोमेंट क्या करेंगे, आप चले जाए 2 नंबर पे। तो हम उधर चले गए, तो ट्रेन आई तो हम चढ़ तो सके उसके अंदर। फिर उधर से हम लखनऊ गए, लखनऊ में पूरा कर्फ्यू, लखनऊ से हम दिल्ली गए, दिल्ली में भी कर्फ्यू, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतारा, हमें राजधानी में आना था। तो उधर से उधर 3-4 किलोमीटर आई थिंक ज़्यादा डिस्टेंस था, तो चल के ही जाना पड़ा, कुछ था ही नहीं, पूरा कर्फ्यू था पूरा। तो फिर निकले, फिर एक वो साइकिल रिक्शा वाला मिल गया, तो थोड़ा उसके सहारे सामान वामान रख दिया। फिर उधर मुझे पूरी ट्रेन खाली, यानी पूरी ट्रेन में 10-12 लोग होंगे, और हमसे थोड़ा अहमदाबाद वाले दूसरे दोस्त थे, इस तरह वापस अब राजधानी से आया। राजधानी से आए हम। और इधर आए तो सूरत में भी राइट्स था, कर्फ्यू था, तो फिर लिखने का फैक्स भी कैसे करे। फिर मेरा एक पुलिस फ्रेंड ने हेल्प की, एक गुड़दो रोड पे एक फैक्स वाला था, उसको उसकी दुकान खोलने को बोला, उधर से मेरा आर्टिकल फैक्स किया। नहीं तो वो आर्टिकल भेजने की आपने बात की टेक्नोलॉजी की तो ये इसमें ये प्रॉब्लम है। सर मुझे थोड़ा ये जानना था कि आपने जैसे बताया 3 लाख 4 लाख की नंबर्स में कार सेवक अयोध्या पहुंच गए थे, तो उस टाइम पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब 4 लाख लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करना एक कोई छोटी बात नहीं है। तो किस तरीके से ये कम्युनिकेट किया गया था कि भाई आप इतनी यहाँ पर 6 तारीख को कुछ अपने अरेंज करने जा रहे हैं तो आप आ जाइए, तो किस तरीके से उस टाइम पे कम्युनिकेट होता था? ये देखिए, जैसे गुजरात में किया था वैसे ही सब जगह किया होगा मेरे ख्याल से। वो लोग क्या विश्व हिंदू परिषद सब ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उससे पहले भी एक बार कार सेवक गए थे उधर। तो लेकिन उधर मैंने बोला कि वो मुलायम सिंह यादव गवर्नमेंट थी, तो वो उसने काफ़ी वो ज़बरदस्ती करके सब कार सेवकों को भगा दिया था। तो ये टाइम में उन लोगों ने क्या किया था कि एक तो उसको उधर बीजेपी की सरकार थी यूपी में, और ये लोग पैम्पलेट से और फिर न्यूज़पेपर से जरिए से सब पब्लिसिटी 1-2 महीने से कर रहे थे। ये 2-3 महीने से पहले पूरा तैयारी थी कि भाई ये जाना है, पहुंचना है हमें। और उन लोगों को स्पेशल एक पास भी दिया था, जो क्योंकि कार सेवक की जगह और कोई घुस गया अंदर और कुछ गड़बड़ हो गई ऐसा सोचते थे, तो हमारे पास भी जब हम निकलने के ट्राई करते थे ना, हमारे पास भी वो कार सेवक ने मांगा था कि आपका पास दिखाइए। उसको शक हो गया था कि हम पत्रकार है, फिर मैं झूठ बोला कि वो पास गुम हो गया है भागदौड़ में, तो जाने दीजिए, तो उसने जाने दिया था हमें। तो ये लोग को काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया था, यानी मुझे अभी याद है कि इतने सारे टेंट बनाए थे रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, सब अच्छी तरह जैसे कुंभ मेला में होता है इस तरह ही पूरा अरेंजमेंट किया था। तो सर आपको क्या लगता था कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करना प्री प्लान था? नहीं, मैं नहीं मानता, 100% नहीं मानता, क्योंकि मैंने जब देखा अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, सब एक स्टेज जैसा बनाया था, 2 डैश पे बैठे थे, और उधर से माइक पे कितनी बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया सबको, भाई उतर आइए नहीं तो आप मर जाएंगे। ऐसे भी बोला कि आप जैसे चढ़ेंगे तो आपके ऊपर गिरेगा वो मलबा, तो आप पूरे इसके नीचे दब जाएंगे। तो उन्होंने बहुत, और उसका मुंह भी छोटा हो गया था, कोई ऐसा ही नहीं था कि वो मज़ा आ रहा है उनको देख के। नहीं तो हाँ, इतना तो हमको पता चल जाता है कि प्री प्लान होता तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती। यानी ये जो किया था ना, मैंने सच में मानता हूँ तब तक ये थोड़ा मिलिटेंट और एग्रेसिव जो लोग थे ना आंध्र प्रदेश से, उन्होंने शुरू किया, और बाद में साधु लोग चढ़ गए। बाकी 90% कार सेवक तो ऊपर गए भी नहीं थे, ये लोग ने चढ़ के पूरा 4-5 घंटे में डेमोलिश कर दिया पूरा। और आपने क्या ये अपने आंखों से देखा जब आपको एक रूम के अंदर आपको लॉक कर दिया गया था और आपने बोला कि वॉशरूम के वो विंडो में? सर भी देखा, फिर तो हम 2 बजे 2:30 बजे बाहर निकले, तब तो फिर मीडिया और सब तितर बितर हो गए थे, कोई था नहीं। तो तब भी हम गए, फिर नज़दीक में देखा तो सब लोग ऊपर चढ़ रहे थे, इंजर्ड होके सब उसको उठा के ले जा रहे थे। जो चढ़ता था वो गिरता था, तो नेचुरली उसका फ्रैक्चर वैक्चर तो हो ही जाता था। कितने ऊपर चढ़े थे वो सभी इंजर्ड होते रहे थे, क्योंकि वो ऐसे साइड था ना, ऐसे स्लिपरी था, तो स्लिप होके नीचे आ जाते थे तोड़ने के वो जोश में चढ़ तो जाते थे, लेकिन फिर गिर जाते थे। फिर भी वो किस तरीके से पॉसिबल हुआ वो तोड़ना? नहीं देखो, मैंने जो देखा, मैं वो तो जो लोखंड की जो आती है ना रॉड आता है, उससे ही वो लोगों ने किया। ये जब सब बता रहे थे बॉम्ब वाला ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे साथ जो जर्नलिस्ट थे उसमें अभी 1-2 मेरे दोस्त भी दिल्ली से आए थे, वो भी अब सूरत भी कभी कभी मेरे घर आते हैं, तो हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग वही वो लोग भी एग्री होते हैं कि नहीं। मैंने बोला हमने लोगों ने कुछ ऐसा देखा है नहीं, ना कुछ सुना। बॉम्ब से कुछ किया तो ब्लास्ट का आवाज़ तो आती है, हम तो इतना नज़दीक थे इसके अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था? मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं था 100%।
सर ये चीज़ हो गई, आपने 6th को ये कवर किया, 7th को आप फिर से दिल्ली पहुंच गए, 7 को दिल्ली पहुंच, 8 को सूरत आ गया। 8 को सूरत आ ये गए। मेरा फोटोग्राफर बम्बई गया। और ये पब्लिश कब हुआ? ये उसके नेक्स्ट 3-4 दिन में हो गया होगा, आई थिंक। वीकली थे ना हमारे तो। अच्छा, वीकली मैं गुजरात समाचार के लिए भी तब लिखा था, वो तो मैंने फ़ोन से उनको लिखवा दिया था, फोन से ब्रेकिंग दे दिया था, वो सेम डे 6 को ही। 6 को ही दे दिया था। अच्छा, तो 7th को गुजरात समाचार में आ गया था। हाँ। ओके, वो आपकी ब्रेकिंग थी। सर एक और चीज़ है कि जैसे मैंने अभी बात की कि आप अभियान के लिए काम करते थे, अभियान के हेड थे शीला भट्ट जी। जैसे कि रिसेंटली टाइम में हमने बहुत सारे इनके पॉडकास्ट देखे हैं जहाँ पर बात की जा रही है उनके दाऊद के साथ के इंटरव्यू की। मुझे थोड़ा ये जानना था कि आप उनके साथ घनिष्ठ रहे हैं क्योंकि वो आपके सीनियर रहे, तो क्या कभी आपकी दाऊद के साथ बात करने का मौका मिला या फिर कुछ ऐसा था? नहीं, मैंने कभी बात नहीं की। शीला भट्ट ही और कांति भट्ट 2 टच में थे उनके। और आई थिंक वो चित्रलेखा में जब 86 में उन्होंने अभियान शुरू की, मैं उससे शुरू से ही जुड़ा। और उससे पहले वे लोग चित्रलेखा में थे, तो चित्रलेखा में जब थे तब दाऊद बम्बई में रहता था, और तब वो अंडरवर्ल्ड का माफिया था, दूसरी 2 नंबर के धंधे करते थे, मर्डर होता था, मर्डर कराता था। लेकिन वो पुलिस के में इतना वांटेड नहीं था, क्योंकि वो टाइम पे पुलिस क्या ऐसे जा रहे थे कि वो ये ज़्यादा सीरियस टेररिज्म नहीं था वो टाइम पे, तो वो सीरियसली लेते भी नहीं थे। पैसे भी खाते होंगे, ऐसे भी हो गए। तो शीला भट्ट को कभी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता था, कांति भट्ट को इंटरव्यू देता था। फिर जब अभियान शुरू हुआ, और आई थिंक तब वो टाइम में उसने कुछ ज़्यादा कुछ कर दिया था, उसको भाग के दुबई चला जाना पड़ा दाऊद ने। लेकिन वो टच में था शीला भट्ट के। वो टाइम तो मोबाइल नहीं थे, तो हमारे ऑफिस में भी उसका फ़ोन आता रहता था, अभियान के ऑफिस में। शीला भट्ट का पास भी उसका नंबर था, तो वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए बात करती थी, और कुछ नहीं। जैसे जर्नलिस्ट हमें इन्फॉर्मेशन और उसकी वर्जन भी चाहिए। और शीला भट्ट तो बहुत ही बेमिसाल पत्रकार है, क्योंकि मैंने अभी मेरे लाइफ में इतना फील्ड वर्क करते हुए किसी को नहीं देखा। कोई जर्नलिस्ट ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग मैंने उनके पास सीखा कैसे ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग होता है। और वो कभी दिन में 12-24 घंटे में से 20 घंटा काम करती थी। मैं थक जाता था कि हम साथ में ऑफ स्टेशन रिपोर्टिंग पे जाते थे, तो मुझे 6-7 घंटा सोने को चाहिए था। वो 4 घंटे में सो के सुबह उसके एकदम फ्रेश हो जाती, फिर सुबह 7 बजे तो निकल जाती थी काम के लिए, और रात को 11 बजे आती थी, फिर आके भी वो काम की ही बात करती थी। यानी इतना काम हार्ड वर्किंग है। तो फिर ये क्या हुआ था, जब दाऊद दुबई गया तो शीला भट्ट को उसका इंटरव्यू करना था, तो उसका मैसेज भेजा, तो उसने कहा ठीक है आप आ जाइए। तो फिर अपॉइंटमेंट तय हुआ, शीला भट्ट गए उधर। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा, और अभियान का कॉपी हमने रिप्रिंट करना पड़ा। वो इंटरव्यू कवर स्टोरी की थी हमने, दाऊद का इंटरव्यू। और आज तक आप जो दाऊद के जितने इंडिया में लोग देख रहे हैं ना फोटोग्राफ, वो शीला भट्ट के निकाले ही है। इसके अलावा किसी के पास दाऊद का फोटोग्राफ ही नहीं है। वो शीला भट्ट ने निकाले थे उनके दाऊद की दुबई के ऑफिस में। जैसे वो कोट पहन के सिगरेट पीता है, वो ऐसे गूगल्स वाला फोटो है, वो सब फोटो शीला भट्ट ने खुद ने निकाले थे, और उसके अलावा किसी का है नहीं। वो जो ब्लेजर पहना है वो हाँ, दाऊद ब्लेजर ने पहना है। पर्टिकुलर वो फोटो शूट के लिए हाँ, पेरिस हाँ, के डिजाइनर के पास कुछ डिजाइन भी करवाया था। हाँ। दाऊद पहले तो पब्लिसिटी का काफ़ी शौकीन था, लेकिन जब कराची वो 92 के ब्लास्ट करवाए उसने, फिर तो वो इंटरनेशनल रडार पे आ गया ना सबके। फिर तो ये वाज डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट। तो फिर उसको फिर वो थोड़ा फिर भी कभी कभी इन लोगों से बात करती थी, कांति भट्ट शीला भट्ट से। और फिर आई थिंक मैं काफ़ी साल से तो अभी मुझे पता ही है, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे तक। और शीला भट्ट ने सी इज़ वेरी ऑनेस्ट जर्नलिस्ट, उसने कभी उसका दाऊद के साथ रिलेशन है उसका वो कभी कहीं नहीं किया, और इसलिए पुलिस ने कभी उसको टच भी नहीं किया। क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि कई केस में पुलिस अंडरवर्ल्ड के साथ रिलेशन रखने वालों को हैरान करती है। हाँ, तो लेकिन उसको कभी शीला भट्ट को हिम्मत नहीं की किसी ने। जिग्ना वोरा के साथ कुछ कांटेक्ट में थे क्या? नहीं, मैं कांटेक्ट नहीं था। नहीं, मैं बम्बई में मैंने काफ़ी जर्नलिज्म किया है। मैं एडिटर था उधर समांतर में। हम लोगों ने न्यूज़ इवनिंग अभियान ग्रुप ने पेपर लॉन्च किया था, लेकिन वो टाइम जिग्ना वोरा रही थी मेरे ख्याल से। मैंने बम्बई छोड़ दिया, बाद में वो आई थी उधर। मोदी साहब के साथ भी कुछ आपकी अच्छी खासी बनती नहीं है, वो पता चला है क्योंकि आपने मोदी साहब की शादी हो चुकी है, वो पूरे गुजरात को बहुत साल पहले पता कर दिया था। भारत को बाद में पता चला जब उन्होंने पीएम के लिए अपना उम्मीदवारी वडोदरा में दर्ज की थी। मुझे ये स्टोरी जाननी है, क्या था वो चीज़? इसमें क्या है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, 93 में मैं एक दूसरी स्टोरी करने के लिए अहमदाबाद गया था। तो मैं नाम नहीं दूंगा आपको, लेकिन एक बीजेपी के बहुत बड़े
नेता के पीए मुझे रास्ते में मिल गए। मैं एक फ्रेंड के घर पे रुका था तो वो नीचे मिल गया, तो वैसे ही कैसे गया कैसे ऐसी बात होने लगी। फिर उसने बताया कि आपको एक इन्फॉर्मेशन पता है। मैंने बोला क्या? बोला इन्फॉर्मेशन क्या है? बोला कि नरेंद्र मोदी शादीशुदा है। मेरे को नहीं, मेरे को सब तो हम लोग तो लिखते बाल ब्रह्मचारी नरेंद्र मोदी, हमारे लास्ट इश्यू में ही हमने ऐसा लिखा था। तो बोला कि नहीं है। तो मैं तो ऐसा कैसा है, प्रूफ क्या है, किसके पास है? तो बोला आपको ढूंढना पड़ेगा। इसका जो और उनकी वाइफ है उसके मौसा की अंबाजी में धर्मशाला है, आबू अंबाजी में। बोला नाम भी कुछ पता नहीं है, तो उसकी वाइफ का कुछ पता नहीं। फिर मैं बोला चलो एक ट्राई तो मारते हैं, और मैं और उधर अहमदाबाद के फोटोग्राफर ने टैक्सी हायर की और हम गए अंबाजी। फिर उधर तक 3-4 धर्मशाला थी, लेकिन वो गांची कम्युनिटी के थे, तो फिर हमने सोचा कि उनकी एक धर्मशाला अलग थी, उधर गए। फिर उसके थोड़ी पूछताछ की तो बोला कि हमें तो पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हमने सुना है। तो एक गांव का नाम दिया कि उधर जॉब करते हैं, ऐसा पता है हमें। हम उस गांव गए, अभी तो याद नहीं है, नॉर्थ से गुजरात का ही कोई गांव था। तो वो स्कूल में गए तो किसी ने बताया नहीं हमें। फिर ऐसे 3-4 गांव गए घूमे। फिर हमें 2-3 दिन के बाद पता चला कि ब्राह्मणवाड़ा करके गांव है, मेहसाणा और ऊंझा के बीच में आता है, छोटा सा गांव है। अभी तो पता नहीं, हम जो वो 93 में गए तो बहुत छोटा गांव था। तो उधर 99% वो रहती है। फिर उधर से नाम भी पता चला कि जशोदाबेन उसका नाम है। फिर ब्राह्मणवाड़ा गए, उसका घर ढूंढा, बहुत छोटा घर था, मान लीजिए झोपड़ी जैसा ही घर था बेचारी। और हम जब गए तो घर में नहीं थी। उसका भाई छोटी सी करियाने की दुकान आती है ना, ऐसे दुकान चला रहा था। फिर हमने बोला कि जशोदाबेन को मिल रहा है। अभी मैंने जर्नलिस्ट ने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला हम सर्वे के लिए आए हैं, अहमदाबाद से एक NGO के चला रहे हैं हम। फिर जशोदा में आया तो मैंने उनको भी ऐसे ही बोला कि मैं झूठ बोला था एक्चुअली तो, लेकिन अभी जर्नलिज्म में कभी कभी करना पड़ता है स्टोरी के लिए। तो बेचारी इतनी सीधी सादी भोली औरत थी, तो उसने मान लिया मेरी बात के वो ऐसे। मैंने पूछा हम औरतों के बारे में सर्वे कर रहे हैं जो कामकाज करती है, तो उसने ऐसा भी नहीं उसको शक हुआ कि इसके लिए हम अहमदाबाद से छोटे से गांव में क्यों आए। तो उसने बोला कि हाँ मैं काम करती हूँ। मैं तो क्या करते हैं आप? तो बोला टीचर हूँ। मैं कि किधर? इधर ही गाँव में। तो मुझे पता था किधर है, मैंने ऐसे ही क्रॉस करने के लिए। तो उसने नहीं वो फलाना 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था उसको। फिर मैंने बोला कि आप मैरिड है अनमैरिड है? तो बोला कि नहीं शादीशुदा हूँ। मैंने बोला कि आपका हस्बैंड बाहर गए? तो नहीं वो तो इन साथ नहीं रहते। मैंने बोला कि क्या करते हैं? तो बोला कि मैंने क्या नाम है? तो कि नरेंद्र भाई नाम है मोदी। मैं क्या करते हैं? तो कि भाजपा में। अच्छा मेरे एक्साइटमेंट मुंह पे लाया नहीं तो वो समझ जाती थी कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने उसका पूरी लाइफ के बारे में पूछा। उसने बताया कि मुझे ट्रांसफ़र के लिए भी 5,000 रुपये देने पड़े थे, स्कूल में उसको ट्रांसफ़र चाहिए थे, मांगा था, दिए थे नहीं उसने बेचा, तो इसलिए उसका ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाता था। अभी देखिए आप, तो वो टाइम भी नरेंद्र मोदी पावरफुल थे, जनरल सेक्रेटरी थे, फिर भी ये लेडी ने उनका कुछ मिसयूज़ नहीं किया। 93 में जनरल सेक्रेटरी थे। जनरल सेक्रेटरी थे। और ये फिर मैंने उसको एक भी पूछा कि आप उसके बाद कभी मिला है? तो एक बार वो बोला कि मणिनगर से मैं जा रही थी, वो जिधर मोदी साहब रहते थे RSS भवन में, तो सामने से आ गए कि, तो मैं भी उसको वो सिचुएशन में डालना नहीं चाहती थी यानी, तो मैंने मुंह ऐसे कर दिया कि निकल गई। और आज तक उन्होंने भी शादी नहीं की है नहीं। और ये मैं मानता हूँ कि पर्सनल मैटर है, ये लोगों को पॉलिटिकली यूज़ नहीं करना चाहिए। मेरा आर्टिकल की जेरोक्स निकाल के एक पॉलिटिकल पार्टी ने, वो राजकोट जब इलेक्शन था नरेंद्र भाई का, जब पहला बाई इलेक्शन में जब CM बनने के बाद, तब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की थी कॉपी, लेकिन तभी मुझे पसंद नहीं आया था। वो हमने स्टोरी थी और हो गया, बात खत्म हो गई। तो वो बात को जिंदा बनाने की, पॉलिटिकल इश्यू बनाने की, किसी की भी पर्सनल लाइफ है, हो सकता है शादी की हो, शादी करने के बाद छोड़ भी दिया हो तो भी क्या है। मोदी साहब गुस्से तो हुए होंगे आपके? गुस्से तो होंगे ही, लेकिन कभी मुंह पे नहीं दिखाया। उसके बाद हम काफ़ी बार मिले। एक बार तो मुझे याद है, मैं एक स्टोरी करने के लिए गया था, राज्यसभा का इलेक्शन था, और केशु भाई के घर पे गया था मैं। केशु भाई से मेरे काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप थे, मैं काका ही बोलता था उनको। तो उनके घर पे गया था, तो वो नरेंद्र भाई और सीरियस डिस्कशन में थे। तो मुझे बोला, ये इंटरव्यू के बाद पहली बार मिले थे, तो हंस के मुझे गले लगाया, फिर पहले जैसे मिलते थे ऐसे, कि मजाक, हंसी मजाक भी कि मेरे साथ में खाना खाया हमने। लेकिन वो जैसे आज है वो तो थोड़ा तो इनका स्वभाव ऐसा ही हो गया ही, अंदर तो रखते हैं वो यार, वो जो सब रखते हैं, सब जानते हैं उसको, पॉलिटिकल BJP वाले उनके क्लोज लोग भी जानते हैं, वो कभी भूलते नहीं है। वो तो है। सर, आपने अमिताभ बच्चन के बड़े या छोटे भाई अभिजात बच्चन,
उनका भी कोई एक स्कोप निकाला था, वो भी कुछ रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे थे। मुझे उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, उसमें क्या था कि वो टाइम तो अमिताभ बच्चन और उसके बाद अभिजीत बच्चन के काफ़ी अच्छे रिलेशंस है। आज तो कई साल से उनको बीच अनबन हो गई, अलग हो गए वे लोग। और अभी तो वो फैमिली मैटर है उनकी। लेकिन वो टाइम पर आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 87 में मैं एक स्टोरी करने गया था कंडला फ्री ट्रेड जोन की। वैसे वैसे तो पॉजिटिव स्टोरी करने के लिए गया था कंडला। फिर मुझे उधर जाके काफ़ी लोगों से मिला, यूनियन वालों से मिला। उन्होंने बोला इधर सब नाटक चल रहा है, बहुत इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, लोग गवर्नमेंट को उल्लू बना रहे हैं या गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इसके साथ। तो फिर मैंने वो स्टोरी करनी शुरू की। उससे इसमें फिर मेरे सोर्स ने बताया कि इधर अमिताभ बच्चन भाई की भी एक फैक्ट्री है, लेकिन सर नोटों की है। और वो क्या था वो टाइम की रशिया के साथ हमारा दो पूरा देश ने, पूरा दुनिया ने बैन कर दिया था एक्सपोर्ट करना उनके साथ। वो प्रॉब्लम चल रहा था, कोल्ड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड रशिया। तो रूबल, रशिया की तो करेंसी रूबल है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे कि इंडिया में जैसे कंडला फ्री ट्रेड जोन थे, तो उधर रेडीमेड चीज़ मंगाते थे। ये अमिताभ बच्चन के भाई अभिजीत ने क्या किया था कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है मेडिकल हॉस्पिटल्स के लिए, तो वो प्रोडक्शन करने के बहाने वो रेडीमेड ही मंगाता था, फिर उसको टाइट फिटिंग ही करते थे। उसको स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी बोलते थे वो टाइम पे, असेंबल कर देते थे असेंबल यहाँ। करते, लेकिन वो फेमस थे स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी कंडला में वो टाइम पे। तो फिर एक करके वो रशिया बेचते थे और उनका इनकम रूबल में, तो इंडिया को तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना लॉस से, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और हमें जो देना पड़ता था, हमारे वो लॉस हमारे जाता था कि डॉलर में पेमेंट करना पड़ता था। तो लेकिन उन लोगों का इंडिविजुअली फ़ायदा होता है। ये बच्चन वो उसका भाई है नहीं, काफ़ी लोग ये करते थे। इंडियन मार्केट में भी कई लोग बाहर निकाल देते थे, और ये यानी काफ़ी चलता था। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने बोले ऐसे नहीं कर सकते, उसका फैक्ट्री देखा, इससे ये थोड़ा हो जाता है करते, कोई पेपर तो चाहिए मुझे। फिर मुझे याद है तब तक धीरू भाई शाह बाद में स्पीकर बने, तो वो मेरे सोर्स थे उधर के कच्छ के। केशव भाई भी मिनिस्ट्री में स्पीकर थे, तो उन्होंने मुझे एक एडवोकेट का नाम दिया, तो उन्होंने दिया था 90%। तो वो एडवोकेट का तो रात को 11:30 बजे हमें पता चला। तो फिर हम 11:30 बजे उसकी ऑफिस खुलवाई। ऑफिस में से वो टाइम तो कुछ जेरोक्स वेरोक्स ऑफिस में रखते नहीं थे करने के लिए। तो फिर मैंने सभी फाइलों का नोटिंग किया, हाथ से लिखा 4-5 घंटा सुबह तक। और फिर मुझे दूसरे दिन निकल जाना था। तो ऐसे पूरा डॉक्यूमेंट के साथ हमने एविडेंस के साथ वो पब्लिश किया था वो मैटर। तो उसके बाद आई थिंक वो मैटर किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर या मैगजीन ने भी ट्रांसलेट करके ली थी, मेरी याद हो तब तक, कोई नेशनल लेवल के मैगजीन में। हाँ, इसके ऊपर कोई एक्शन गवर्नमेंट की ओर से हुआ था क्या उनके नहीं ऊपर? बाद में तो कुछ हुआ नहीं। बाद में यानी काफ़ी साल के बाद तो पूरा वो ये वो बाहर आ गया था कि वो, और फिर रहा ही नहीं उधर दम, वो बिजनेस में ही दम दे रहा, तो बंद हो गया वो। तो वो आई थिंक 6-7 महीने चला होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उससे पहले तो काफ़ी टाइम चला जाता है इन लोगों ने। अच्छा अच्छा। सर एक और चीज़ थी कि सूरत के अंदर, चलिए सूरत से पहले एक और बात करता हूँ मैं। आपके ऊपर एक ये भी आरोप है कि आपने गुजरात के एक मुख्यमंत्री की दूसरी शादी को भी स्कूप कर दिया था, कि पब्लिक को बता दिया था कि इस गुजरात के मुख्यमंत्री की सेकंड मैरिज हुई है। ये कौन से मुख्यमंत्री थे और क्या वाकया था, मुझे थोड़ा बताएंगे? आप अमर सिंह चौधरी की बात कर रही है। उसमें ऐसा हुआ था, अमर सिंह चौधरी कांग्रेस के सीएम थे वो 80s में। उनकी वाइफ कजरा बेन, वो अमर सिंह चौधरी 11 के थे बेसिक, अपने सूरत नज़दीक के 11 के नेटिव है उनका। अभी मुझे तो थोड़ा मेरे सोर्स से पता चला था कि उनकी कुछ प्रॉब्लम फैमिली में चल रही है। तो मैंने बोला ठीक है चलो एक बार उनकी वाइफ को मिलते तो है। कजरा बेन नाम था उनकी वाइफ का। तो मैंने उनको फ़ोन किया, नहीं गजरा बेन का आपको मिलना है। तो बोला कौन? बोले मेरा मेरी पहचान दी गई विक्रम वकील अभियान से। तो अभियान तो वो टाइम बहुत एंटी लिखता था, तो वो जानते थे सब। उनकी गजरा बेन भी जानते थे कि अमर सिंह चौधरी के खिलाफ काफ़ी अभियान में चलता था। तो बोला कि क्या क्यों मिलना है? बोला हम लोग सब पॉलिटिशियन की वाइफ के मिल के इनका इंटरव्यू कर रहे हैं कि कैसा लाइफ है पॉलिटिशियन के वाइफ होने के, क्या लगता है आपको? तो बोला कि मेरी लाइफ में क्या रखा है, क्या? बोला कि ऐसी इस तरह बात करे, तो चलो हम लोग मिलते हैं। तो बोला कि मैं बाहर आ जाऊँ? तो क्या नहीं इधर मत आना कभी भी, मैं आपको बताऊंगी। मैं कल ये इतना टाइम पे आप ये सूरत एक चौपाट एरिया है, उधर एक उनका रिश्तेदार भी थे,
और जिला पंचायत के प्रेसिडेंट भी थे तब। उसको मिलने आने वाला है साहब, तो आप बाहर खड़े रहना, फिर मैं आपको बताऊं कि उधर चले जाना। बोला ठीक है। मैं उधर खड़ा रहा, सुबह आए, फिर उन्होंने इशारा किया, बाजू में एक थोड़ा गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे, तो उधर एक इंजीनियर के घर पे मुझे भेजा उन्होंने। फिर 10-15 मिनट बाद वो आए, मेरे साथ मेरा फोटोग्राफर था सूरत का, उसने फोटोग्राफ लेने चालू किया तो वो रोने लगी। तो मेरे साथ ये भी अमेजिंग पोजीशन बन गई कि भाई डीएम की वाइफ मेरे सामने रोती है, तो क्या हम क्या बात भी करें। फिर थोड़े टाइम के बाद शांत होने बोली कि ऐसे ऐसा पूरा बताया उन्होंने कि मैं आपको ऐसा वो दूंगी स्टोरी कि आपका मैगजीन पकौड़े गरम गरम पकौड़े की तरह बिकेगा। यानी हम बोलते हैं ना गुजरात में भजिया नहीं जम बेचाए हुए ऐसे। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोला कि फिर उसने बताया पूरी स्टोरी, और उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी मेरे को निकाल के दे दिया। तो मेरे हाथ में तो इतनी बड़ी स्टोरी आ गई। और किया हाँ, फिर वे क्या ना कवर स्टोरी की थी हम लोगों ने, वो तो इतनी बड़ी स्टोरी थी। तो वो मैगजीन में ही हुई थी, उससे पहले मैगजीन न्यूज़पेपर में भी नहीं? किसी को पता ही नहीं था, ये सबसे पहले मैंने तो ये सीक्रेसी कैसे मेंटेन रहती है? जैसे कि मैगजीन आता है, एक मतलब समझ लीजिए कि आज स्टोरी की है तो 3-4 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि वीकली मैगजीन है, तो इन बिटवीन कहीं पे लीक नहीं हो जाती है? लोग सीक्रेसी रखते हैं ना। हम मैं किसी को जब तक स्टोरी हमारा मैगजीन मार्केट में नहीं आया तब तक किसी को, दूसरे रिपोर्टर को भी हम एक दूसरे को बताते नहीं हम कौन सी स्टोरी कर रहे हैं। क्योंकि हाँ, अभी ये तो इतना बड़ा नहीं, मान लीजिए ये स्टोरी लीक भी हो गई होती है तो कौन गजराबेन का इंटरव्यू, गजराबेन किसको इंटरव्यू दे दी? मेरे पास मेरे सर्टिफिकेट मेरे को दे दिया था उन्होंने, और सब मेरे पास आ गया था मसाला। तो फिर ऐसे सब लोग सीएम को, ज़्यादातर मीडिया उनको साथ वो नहीं करती है, गुड बुक में रहने का ट्राई करते हैं। सर आप सूरत से कोई स्कोप नहीं निकाला क्या? ये सूरत से बहुत कम। मैं आपको बताऊं कि मैं सूरत में मैं बहुत कम जर्नलिज्म किया। मैं ज़्यादातर देखिए मैं 96 से 86 से 94 8 साल मैंने अभियान में किया। वो पूरा गुजरात कवर करता था, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, सभी मेजर स्टोरीज के लिए मैं जाता था उधर। 8 साल के बाद मैं बम्बई गया, फिर 94 में बम्बई शिफ्ट हुआ। वो डेली छापा, डेली न्यूज़पेपर था, उनको नहीं खाई, वही ग्रुप का सेम, उसमें मैं एडिटर बना। तो 3 साल, आई थिंक 2.5-3 साल उधर रहा। फिर अहमदाबाद शिफ्ट हो गया मैं। अहमदाबाद एक मैगजीन में कंसल्टिंग एडिटर था, नेटवर्क। फिर मैं इधर सीआर पाटिल के न्यूज़पेपर्स में एडिटर रहा, नव गुजरात टाइम्स, वो 2 साल रहा, 2-2.5 साल। फिर अहमदाबाद नव गुजरात समय? नव गुजरात समय नहीं, नव गुजरात टाइम्स। नव गुजरात समय तो अभी अहमदाबाद से नहीं, वो नहीं, ये दूसरा था, नव गुजरात टाइम्स नाम था होता है। और फिर मैं गया संदेश में एज एन ग्रुप एडिटर 99 में अहमदाबाद से। फिर वापस मैं रेडिफ में ज्वाइन किया, वो भी गुजरात लेवल की। यानी सूरत में मैंने बहुत कम काम किया है। सीआर साहब के साथ कुछ काम? एडिटर था मैं तब, इसलिए हाँ, वो तो डेस्क पे ही था, तो वो तो एडिटर की नंबर 1 पोस्ट गिनी जाती है, लेकिन मज़ा नहीं आती उसमें। सर ये सूरत के अंदर शायद आपको पता हो, ये फारूक मुंशी करके भी एक बहुत ही ऐसे बोलते हैं माथा भारे शख्स था। क्या कुछ पता है आपको उनके बारे में? काफ़ी पता है, क्योंकि वहाँ फारूक मुंशी जब इधर था, तहत का मचा रहा था, तब मैं नवगुजरात टाइम्स में एडिटर था। अच्छा, सीआर साहब के साथ? हाँ, और फारूक मुंशी तो वो मर्डर था और माफिया जैसा था। उसमें क्या था, तब हिंदू मुस्लिम के बीच काफ़ी टेंशन चल रहा था, तो राइट्स में हुए थे। तो 3 लोग ऐसा मानते थे, या फारूक मुंशी ऐसा मानता था। एक बालक करके था, एक नरेश करता था, और देवला करके था, इतना मुझे नाम याद है। ये तीनों हिंदुओं के, यानी कि डॉन जैसे बोलते हिंदू लोगों के लिए। तो उन तीनों को उन्होंने मार दिया, एक के बाद एक, तीनों को मर्डर कर दिए। और फारूक मुंशी ऐसा था कि किसी को भी मार सकता था वो। तो फिर उसके लिस्ट में ऐसा बात आई कि भाई सीआर पटेल का भी नाम है इसके अंदर, और 1-2 जर्नलिस्ट के भी नाम है। तो नेचुरली सीआर पटेल को भी, वो तो ऐसे आदमी से तो डर तो होगा ही, डर नहीं होगा तो भी टेंशन तो रहती है। तो फिर पुलिस ने उसको पकड़ के मार दिया था। तो एनकाउंटर बोलते थे, लेकिन मार दिया था। वो अच्छा ही किया, क्योंकि काफ़ी सूरत में उसने टेरर फैला के रखा था। सूरत में काफ़ी टेरर। उस टाइम पे सीआर साहब कोई पोजीशन पे नहीं थे तब से? तब को कुछ नहीं था, काफ़ी खाली बीजेपी के मेंबर थे, सिर्फ मेंबर ही था? मेंबर ही थे। और टाइम पे तो काशीराम राणा भी थे, और काशीराम राणा के साथ थे वो। हाँ, अच्छा। सर आपने जैसे अहमदाबाद से भी बहुत काम किया है, अहमदाबाद के बहुत सारे राइट्स आपने देखे होंगे, मुझे कुछ उसमें से कुछ वाक्य अगर आप सुनाना चाहे तो। देखिए, राइट्स तो अहमदाबाद में इतने होते थे कि हर 3-4-5-6 महीने में जाना पड़ता था। एक ही बात रहती थी कि हिंदू और मुस्लिम 2 एरिया पड़ गए थे। तब तो ये अहमदाबाद इतना डेवलप भी नहीं हुआ था। अहमदाबाद रिडीफ रोड के दरियापुर से ये सब
वो मुस्लिम एरिया था और ये तरफ हिंदू एरिया था, और काफ़ी जान भी जाती थी तब, ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं था। तो काफ़ी हमने कवर किया है। जैसे मेरी ये स्टाइल रही है कि मैं कभी ऑफिस में बैठ के स्टोरी नहीं करता, फील्ड पे ही जाता हूँ। कई पत्रकार अपनी प्रेफरेंस है वो फ़ोन से करते हैं, मैं जो ऑन द स्पॉट जिधर होता है ना उधर जाता हूँ। फिर भी मुस्लिम एरिया और हिंदू एरिया, तो एक बार मैं और मेरा फोटोग्राफर जा रहे थे, तो वो बॉर्डर क्रॉस कर दिया हमने, पाकिस्तान वो बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर। तो मुस्लिम एरिया में कांच की मस्जिद थी, उधर फायरिंग रेंज पकड़ी गई थी प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने बोला हमको देखना है, चलो चलते हैं उधर। तो फिर कलेक्टर मिल गए थे, कलेक्टर ने बोला आप मत जाइए उधर, आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, रेड क्रॉस वाला को भी मार दिया है। तो मैंने बोला चलो देखते हैं, कुछ कोई बात नहीं। फिर तो हम लोग थोड़ा आगे गए तो हमारी स्कूटर बंद हो गई और पूरी तरह दूर से लोगों ने उनको देखा, वो पता नहीं था उनको पत्रकार के नहीं, तो सब दौड़े हमारे पीछे, हथियार लगे। तो लकीली फिर मेरा फोटोग्राफर चला रहा था स्कूटर, तो मैंने बोला लगा किक, जोर से लगा तो किक लग गई, फिर भाग निकला हूँ। नहीं तो वो दिन तो मार ही जाते थे, मर ही जाते थे। अरे राइट्स पे तो काफ़ी काम किया है हम लोगों ने। सर आपने जैसे बताया कि उस टाइम के ऊपर बहुत राइट्स होते थे, तो ये राइट्स बंद कब हुए? ये 2002 में जो गुजरा का हादसा हुआ, बाद में जो राइट्स हुए जिसमें मोदी साहब की काफ़ी बदनामी भी हुई, गलत तरीके से भी उनको बदनाम किया गया। लेकिन एक बात बीजेपी आने के बाद और स्पेसिफिकली मोदी साहब, नरेंद्र मोदी आने के बाद एक हुई कि आपने देखो, आप वो पीएम बने उस 10 साल में आपने किधर राइट्स देखा? आपने नहीं सुना होगा राइट्स वाले देश में। इधर के सीएम थे वो लास्ट राइट्स 2002 का, उसके बाद 12 साल तक जब सीएम रहे एक भी राइट्स नहीं है। हमें कवर कर्फ्यू, नए जनरेशन वाले ने तो कर्फ्यू देखा ही नहीं है। आप देखिए जो 15-20 साल की उम्र के होंगे वो लड़के ने तो पता ही नहीं कर्फ्यू का है। वो टाइम तो हर तीसरे महीने 3 महीने में एक बार 10 दिन का कर्फ्यू हो जाता था। कर्फ्यू यानी जैसे लॉकडाउन था ऐसी सिचुएशन हो जाती थी, टेंशन का माहौल रहता था। हिंदू एरिया में हिंदू लोग जागते थे बैठते थे, मुस्लिम एरिया में मुस्लिम लोग डर के मारे जागते बैठते थे। तो ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी हुई है, पॉजिटिव एक बात नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देनी ही चाहिए, मैं मानता हूँ कि अ, अभी देखिए नो डाउट कि मोदी को ऐसा बोलते हैं लोग कि भाई ये कॉम्युनल है, ऐसा है, लेकिन पीएम बनने के बाद कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है वो ऐसे कॉम्युनल कोई भी डिसीजन। ये क्रिटिक्स को क्रिटिसाइज करेंगे ही, लेकिन अल्टीमेटली तो उसकी इंटरनेशनल लेवल पे उसकी इमेज का सवाल होता है। ऐसे मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ कॉम्युनल है कि मोदी साहब को आपने बहुत ही नज़दीक से देखा है, जाना है। क्या लगता है मोदी साहब अगले 5 साल पर अगले 5 साल में कहाँ पर होंगे? वो कहना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका कोई विकल्प नहीं है अभी तो, उनका ऑल्टरनेटिव नहीं है। मोदी साहब का कोई विकल्प नहीं? ऑल्टरनेटिव अब किस तरह के ओपोजिशन वाले लीडर्स क्या क्या बोलते हैं उधर जाके, कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, अभी लोगों को थोड़ा असंतोष तो होगा ही, कोई भी 10 साल तक रूल करेगा, एंटी इनकम्बेंसी तो होगी ही। लेकिन अभी तो मुझे ये एट दिस सिचुएशन नहीं लगता है कोई ऑल्टरनेटिव है। अगले 5 साल में भारत को कहाँ पर देखते हो मोदी साहब की अगुवाई में? मुझे लगता है प्रोग्रेस ही होगा, अच्छा प्रोग्रेस होगा। हाँ, अच्छा प्रोग्रेस होगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो सकती है अभी तो बहुत जल्दी है बोलना, अभी 5 साल के बाद, लेकिन हो सकती है। लेकिन काफ़ी अभी वीक पॉइंट भी है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप बता सको। नहीं बताने का मैं नहीं, लेकिन वो इकोनॉमिक पॉलिसी की सब बात है, उसमें कुछ किसी को वो इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। मैं फॉरेन पॉलिसी की बात है, सब ये बात है, सब करेक्शन ज़रूरी है कई चीज़ में। जैसे नोटबंदी है, नोटबंदी से फ़ायदा मुझे लगता है पर्सनली, भले ये बीजेपी ऐसा उसने बीजेपी ने कभी भी इलेक्शन में उसके बाद नोटबंदी का क्रेडिट लेने की कोशिश की, इससे ही पता चल जाता है कि ये लोग भी जान गए हैं कि नोटबंदी से कुछ फ़ायदा रहेगा। यानी ऐसे ऐसे कई स्टेप्स है ऐसे कि वो गलती भी थी। बिल्कुल। अच्छा, आप मानते हो वो गलती थी? हाँ मैं मानता हूँ गलती थी ये बात। और जीएसटी? जीएसटी भी काफ़ी करेक्शन की ज़रूरत है, उसमें भी जीएसटी अभी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। आप देखिए जब जीएसटी लागू किया गया था तब ऐसी बात कर रहे थे कि इससे वो टैक्स टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, लोगों की परेशानी कम हो जाएगी। तो देखिए अब आज भी वही ऑफिसर तो वही रहे, पहले ऑक्ट्रॉय के लिए परेशान करते हैं, दूसरे टैक्स के लिए करते थे, आज जीएसटी के लिए करते हैं। एक्सटोर्शन तो सब में ऐसे ही रहा लोगों का। बिल्कुल। विक्रम भाई, आप सुरतीस पे आए, आपके आपके 38 इयर्स का एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत सारी ऐसी
अननोन फैक्ट जो हम जानते थे कि वो फैक्ट है, लेकिन उसके पीछे की अनटोल्ड स्टोरी आपने शेयर की, जैसे हो गई दाऊद वाली स्टोरी, मोदी साहब वाली स्टोरी, अमर सिंह चौधरी वाली बात। थैंक यू वेरी मच कि सूरत को, हमारी ये जनता को, दुनिया को ये सारी चीज़ें जो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन थी उसके पीछे की माहिती आपने शेयर की। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर, थैंक यू, थैंक यू।